आगे देखते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996। दोस्तों 1990 में क्या हुआ कि वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया सेंट्रल लेवल पे, जो कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी। और वीपी सिंह ने आते ही एक काम किया, उन्होंने एक कमेटी का अपॉइंटमेंट किया टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और इसका चेयरमैनशिप जो है वो दिनेश गोस्वामी को दिया गया। दिनेश गोस्वामी वहाँ के उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे और इनको ही इस कमेटी का हेड बनाया गया। तो दिनेश गोस्वामी का जो कमेटी था, इन्होंने बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशन दिया। उसी साल 1990 के एंड में उन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं। इनमें से बहुत सारे रिकमेंडेशन जो है वो सरकार ने मान ली है। तो आइए वो देखते हैं कि क्या है वो रिकमेंडेशंस दिनेश गोस्वामी द्वारा, जो कि 1996 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो सबसे पहले है लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट। तो ऐसा है कि कमीशन ने बोला कि जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उनके नाम जो आप लिस्ट कर रहे हैं उनको 3 क्लासेस में क्लासीफाई करिए। सो फर्स्ट क्लास है कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़। दूसरा में उन कैंडिडेट को रखिए जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर आते हैं, बट वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, यानी रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। और तीसरा आता है अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो उन्होंने इस कमेटी ने सुझाव दिया कि आप कैंडिडेट को इस ऑर्डर में क्लासीफाई करिए, और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट का लिस्ट है और जो बैलेट पेपर है उनमें इनके नाम को ऐसे ही सेपरेटली आप दिखाएं और उनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो ये रिकमेंडेशन था सबसे पहले, जो था लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के नाम कैसे लिस्ट किया जाए। पहले आप उनको क्लासीफाई कर दो, आप इंडिपेंडेंट हो या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो। अगर पॉलिटिकल पार्टी में हो तो क्या वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर दूसरा क्या वो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, और फिर उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। फिर दूसरा आया डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल हॉनर एक्ट। देखिए जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो अपने स्पीचेस के द्वारा अगर कभी भी नेशनल ऑनर को अगर इंसल्ट करते हैं तो ऐसे केस में उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये जो नेशनल ऑनर है वो इस एक्ट में डिस्क्राइब किया है, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो अगर इस एक्ट के अंडर अगर आप ऑफेंसिव पाए जाते हैं तो आपको 6 ईयर्स के लिए आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बैंड कर दिया जाएगा। तो क्या आते हैं इसके अंडर? तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं ऑफेंसेस ऑफ इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग, यानी आप नेशनल फ्लैग का इंसल्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, संविधान को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। और तीसरा है प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, यानी नेशनल एंथम सिंगिंग करने से आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो अगर इन 3 एक्टिविटीज़ में अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंतर्गत आपको 6 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट, 6 ईयर्स के लिए आपको इलेक्शन करने के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है, आपको इलेक्शन के लिए बैन किया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरा रिकमेंडेशन है प्रोविज़न ऑफ सेल ऑफ लिकर। देखिए इलेक्शन के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दारू पिला के, शराब पिला के या और कई नशीले सामान खिला के आप उनको अपने फेवर में ले लेते हैं और आपको वोट करते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन आया दिनेश गोस्वामी कमेटी का, उन्होंने बोला कि आप लीकर के सेल का या कोई भी नशीले पदार्थ का सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन का या गिफ्ट देने का, इसको बैन करिए। चाहे वो किसी शॉप में हो या किसी ईटिंग प्लेस हो या होटल हो या कोई भी ऐसा पब्लिक या प्राइवेट एरिया हो, पोलिंग एरिया हो, वहाँ पे आप 48 आवर्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पोल, यानी इलेक्शन ख़त्म, पोलिंग का जो इलेक्शन है वो ख़त्म होने से 48 आवर्स पहले से आप ये बैन लगा दो। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको आप पनिश कर सकते हैं विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 2000 रुपीज़ और बोथ। तो अगर इलेक्शन पोलिंग के टाइम अगर कोई भी शॉप अल्कोहल सेल करते हुए पकड़ा गया या डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा गया तो उसको 6 महीने के लिए जेल हो सकती है, या फिर 2000 का फ़ाइन हो सकता है, या फिर दोनों का ये दोनों उन पर थोपा जा सकता है। फिर चौथा आता है नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स। तो नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स हमने देखे थे कि बिफोर 1996 ऑलरेडी ये बताया गया था कि जो नंबर ऑफ़ प्रपोजर है वो बढ़ा दिया जाएगा
वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इलेक्टोरल या फिर 10% विच एवर इज़ लोअर, उनको एज अ प्रपोजर साइन करना होगा। तो इस कमेटी ने बताया कि आप अगर कैंडिडेट को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्पॉन्सर किया है तो आप उस केस में सिर्फ एक प्रपोजर से ही काम चला सकते हैं। यानी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया या और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो आपको 10 प्रपोजर्स लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रपोजर काफ़ी है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और आप इलेक्शन में खड़े हैं, तो आपको मिनिमम 10 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए एज अ प्रपोजर। तो ये प्रोविज़न क्यों लाया गया दोस्तों? ये प्रोविज़न लाने का एक ही लॉजिक है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से डिस्करेज किया जाए, उनको रोका जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन के नाम पे बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो वैल्यूबल वोट्स है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये रिकमेंडेशन लाया गया कि अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो मिनिमम 10 लोगों का तो सपोर्ट होना चाहिए। मिनिमम 10 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो आपको वोट करें। तो ये था नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स के बारे में। फिर डेथ ऑफ अ कैंडिडेट। अगर पहले क्या होता था कि इलेक्शन होने से पहले, पोलिंग डेट से पहले अगर किसी भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट का डेथ हो जाता है तो उस कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन रद्द कर दिया जाता था और इलेक्शन प्रोसेस फिर से स्टार्ट करता, फिर से फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किया जाता था। लेकिन इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि आप ऐसा मत करिए, आप पूरे इलेक्शन को कैंसिल मत करिए, आप इलेक्शन कंटिन्यू रखें चाहे किसी का डेथ हो गया। हाँ, अगर किसी ऐसे कैंडिडेट का डेथ हो गया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, तो ऐसे केस में उस पॉलिटिकल पार्टी को चांस दिया जाएगा कि आप 7 डेज़ के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन दिया था कि अगर डेथ ऑफ कैंडिडेट हो जाता है बिफोर पोलिंग तो आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद 6th रिकमेंडेशन जो था वो था टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन। देखिए, बाई इलेक्शन कब होता है? बाई इलेक्शन तभी होता है जब कि आपने किसी एक मेंबर को इलेक्ट किया हो और वो कैंडिडेट ने रिज़ाइन कर दिया अपने टर्म कंप्लीट होने से पहले, या फिर उसका डेथ हो गया। तो ऐसे केस में वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें 5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, या हमें नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इमीडिएटली इलेक्शन करा के वहाँ पे दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर देना होगा। तो उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। तो टाइम लिमिट क्या होना चाहिए बाई इलेक्शन? तो बाई इलेक्शन के लिए टाइम लिमिट जो है वो है 6 मंथ, यानी वैकेंसी क्रिएट होने से 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन होके एक मेंबर इलेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन 2 ऐसे कंडीशन हैं जिसमें बाई इलेक्शन को 6 मंथ के अंदर कंडक्ट करने से हम रोक सकते हैं। वो है अगर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर, जहाँ पे वैकेंसी है उसका रिमाइंडर टर्म है वो सिर्फ लेस देन 1 ईयर है, तो ऐसे केस में बाई इलेक्शन करके फ़ायदा नहीं है। यानी 6 महीने के बाद ही आप बाई इलेक्शन करोगे तो 6 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे, और बाकी 6 महीने के लिए आप इलेक्ट करोगे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं लगता है। सिर्फ 6 महीने के लिए आप इतना सारा इलेक्शन के लिए पैसे खर्च करें। तो ऐसे केस में बाई इलेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है कंडक्ट होने से। और दूसरा केस है कि जब अगर इलेक्शन कमीशन बोल दे विद कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन हो सके, तो ऐसे केस में भी बाई इलेक्शन को रद्द कर दिया जाता है। यानी बहुत से ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे टेररिस्ट का दबाव हो या ऐसे पावरफुल लोगों का दबाव हो जिसके कारण वहाँ पे पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे लोग खुल के आके वोटिंग करने से डरे। ऐसे केसेस में इलेक्शन कमीशन बोल सकता है विद कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप बाई इलेक्शन को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अभी का सिचुएशन फेवरेबल नहीं है कि सारे वोटर्स आके बिना डर के वोटिंग कर पाएँ। तो ये था टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन। उसके बाद आता है हॉलीडे टू एम्प्लॉयज़ ऑन द पोलिंग डेट। तो अगर आप किसी बिज़नेस में हो या किसी जॉब में हो या आपका कुछ खुद का कुछ इंडस्ट्री हो या बिज़नेस हो, तो कुछ भी हो, आपको इलेक्शन के डे में आपको जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है उस एरिया के कैंडिडेट को उस दिन पेड हॉलीडे देना होगा, चाहे वो डेली वेजेस वर्कर ही क्यों ना हो, उनको भी पेड हॉलीडे देने का प्रावधान है। और कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो ऐसा काम नहीं करता तो सरकार इलेक्शन कमीशन उस पर 500 रुपीज़ का फ़ाइन लगा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया गया है, जहाँ पे
उस कैंडिडेट जो इलेक्टर है उस कैंडिडेट का एब्सेंस होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो या बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाए, तो ऐसे केस में उनको पेड हॉलीडे से वंचित रख सकते हैं। नहीं तो आमतौर पे हर किसी को इलेक्शन के डे में, पोलिंग डेट में उस आदमी को छुट्टी, पेड हॉलीडे दिया जाता है। उसके बाद आता है कंटेस्टेंट्स रेस्ट्रिक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ऐसा है कि आप अगर इलेक्शन के लिए खड़े हैं तो आप 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि मैक्सिमम आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से ही खड़े हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप राज्यसभा के लिए बाइनल इलेक्शन में खड़े होते हैं या स्टेट काउंसिल के इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वहाँ पे भी ये रूल अप्लाई होता है कि आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा जगहों से आप लड़ नहीं सकते इलेक्शन। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स। तो पोल बूथिंग जैसे क्राइम को रोकने के लिए कमेटी ने रेकमेंड किया कि कोई भी पर्सन अगर पोलिंग स्टेशन छोड़िए, पोलिंग स्टेशन के नेबरहुड में भी आर्म्स के साथ पाया जाता है तो ऐसे केस में उस पर एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले तो उसका आर्म्स कॉन्फिस्केट किया जाएगा और उसकी लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको जेल भी हो सकती है 2 साल, या फ़ाइन भी उनको भरनी पड़ सकती है, या दोनों उन पे लागू हो सकता है। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या इलेक्शन ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर है, उनको आर्म्स ले जाना अलाउड है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जो लास्ट रिकमेंडेशन है वो है इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड रिड्यूस्ड। तो इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड क्या होता है? इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड वो पीरियड होता है जब से, यानी कि जब विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट का एक डेट फिक्स होता है, आप नॉमिनेशन फाइल करोगे, नॉमिनेशन के बाद कुछ टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हो। तो ये डेट जो लास्ट डेट है तब से लेके इलेक्शन करने तक, पोलिंग डेट तक टाइम पीरियड को बोलता है इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड। तो पहले ये 20 दिनों का होता था, लेकिन इसको रिड्यूस करके 14 डेज़ कर दिया गया, यानी अभी सिर्फ 2 वीक्स तक ही आप इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे रिकमेंडेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1996 बाय दिनेश गोस्वामी। तो कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ दिनेश गोस्वामी। तो एक बार इनको लिस्ट कर लेते हैं एक बार फिर। लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग नेशनल ऑनर एक्ट, प्रोहिबिशन ऑन स्टेट लिकर, नंबर ऑफ प्रपोजर्स, डेथ ऑफ कैंडिडेट, टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन और हॉलीडे टू एम्प्लॉयज़ ऑन पोलिंग डेट। फिर कंटेस्टेंट्स रेस्ट्रिक्टेड टू 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स और इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड।